दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कानून के बारे में व्यापारियों के साथ की चर्चा। किसानों ने किया केंद्रीय मंत्री का घेराव, मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रोडवेज की मोक्ष कलश यात्रा में रजिस्ट्रेशन फिर से हुई शुरू। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी का दिया जाए दर्जा, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने टाउनशिप फूडग्रेन धर्मशाला में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानूनों पर बैठक कर व्यापारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान क्षेत्र के किसान और किसान संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने नए कानून का विरोध किया। इस दौरान व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने नए कृषि कानून का नुकसान बताते हुए कहा कि हम शुरू से भाजपा के साथ रहे, लेकिन बार बार बिचौलिया कहकर हमें शर्मिंदा किया जा रहा है। इससे परिवार व समाज में उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि कमीशन एजेंट का हिंदी में अर्थ बिचौलिया होता है। यह पार्लियामेंट का शब्द भी है। फिर भी अगर व्यापारियों की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं केंद्रीय कृषि मंत्री और भारत सरकार की तरफ से माफी मांगता हूं। पिछली सभा में बात कर रहा था, तब भी कहा गया, मुझे यहाँ आकर के एक नई जानकारी मिली कि यहाँ आपके यहाँ पर किसान को अगर अपना माल लेकर के पंजाब में बेचता है, हरियाणा में बेचता है, कहीं भी लेकर आकर के बेचता है, मंडी वाले यहाँ रोक टोक नहीं करते। मुझे लगता है कि यहाँ की मंडी समिति के अधिकारियों के सामने अगर ये बात की जाएगी या जो राजस्थान की सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसके सामने बात की जाएगी तो मंडी समिति के चेयरमैन को, मंडी समिति के सेक्रेटरी को निश्चित रूप से नोटिस मिल जाएगा। उसको 17 सीसी में नोटिस मिलेगा कि तुम्हारे क्षेत्र के लोग बाहर जाकर के बिना टैक्स अदा किए माल बेच रहे, तुम क्या नहीं ले रहे, तुम क्या कार्रवाई कर रहे। किसान जो है उसके लिए आवश्यक था कि वो नोटिफाइड एरिया में अपनी क्रॉप को बेचे। हम सब मंडी से जुड़े हुए लोग हैं। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का किसान जीरा उगाता है। अगर मेरे पश्चिमी राजस्थान का किसान आपके हनुमानगढ़ मंडी में डायरेक्ट जीरा ला करके बेचना चाहे तो क्या वो आप उससे खरीद सकते? अपने नोटिफाइड एरिया के बाहर के किसान के साथ में आप भी ट्रेड नहीं कर सकते। ये अलग विषय है। ये जो आपके यहां पर जो चिंता का विषय है उसका कारण यह है कि आपके यहां प्रोक्योरमेंट जो है वो आढ़तिये के माध्यम से। शेष राजस्थान में कहीं ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ कोई प्रोक्योरमेंट क्योंकि आढ़तिये के माध्यम से नहीं होता। गांव की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो प्रोक्योरमेंट करती है, उसको राइट देते हैं या राजफेड अपने प्रोक्योरमेंट स्टेशन बनाते हैं, वो उनके माध्यम से प्रोक्योरमेंट करते हैं। हमारा दर्द ये इसलिए है कि भारत सरकार जो खरीद करे वो भी हमारे ही माध्यम से होगी। अभी मुझे पीछे भी प्रतिवेदन दिया कि सीसीआई जो खरीदे, आपके यहाँ भी अभी किसी ने प्रतिवेदन दिया कि सीसीआई खरीदे तो भी हमारे ही माध्यम से किसान से खरीदे। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं। हमारी ये डिमांड, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात करने का आदमी, हमारी ये डिमांड कि भारत सरकार किसान से खरीदे तो भी हमारे माध्यम से खरीदे, बीच में डायरेक्ट नहीं खरीद सकती। ऐसा क्यों? ये पंजाब में जिस तरह की परिस्थिति पैदा की जा रही है, पंजाब में 3800 करोड़ रुपए का टोटल मंडी रेवेन्यू आता है। आप आंकड़े मंगा करके देख लीजिएगा, 3600 करोड़ रुपए उसमें से एफसीए, 3600 करोड़ रुपए। अल्टीमेटली कॉस्ट भारत सरकार की बढ़े और उस रेवेन्यू को लेने के बाद में भारत सरकार उसके बाद में पंजाब के गरीबों को भोजन कराने के लिए 2 रुपए किलो में वापस बेचे। ऐसा क्यों होना चाहिए? तो इस प्रोक्योरमेंट की परंपरा को के बीच में ही जो है ये संकट सारा हुआ। एक हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर अभी एक भाई साहब खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था, शायद प्यारे लाल जी ने उन्होंने कहा था कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो एब्रोगेशन हुआ कि किसी भी कमोडिटी को रखने की भंडारण की क्षमता जो है एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर करेगा तो उसके ऊपर जो है ईसी एक्ट लगा करके उसको जब्त किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और इतना कठोर कानून था, डॉक्टर साहब तो खुद इस विभाग के मंत्री रहे कि वो अब उसको निर्दोष साबित करने के लिए भी उसको खुद को ही सबूत पेश करना पड़ेगा। ये तो भले आदमी है तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो दूसरे प्रदेशों में जाकर के पूछना कि उसके नाम पर राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा किस तरह से हुआ। और देश भर में व्यापारी इस बात के लिए पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहा था कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट समाप्त किया जाए। मुझे निश्चित रूप से आपकी मंडी में आकर के आश्चर्य हुआ कि व्यापारी ये कह रहा है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वापस लागू करना चाहिए। 1955 में कानून बना था जब देश में खाद्यान्न की कमी थी, कटोरा भीख का लेकर के जाते थे, मांग करके ला करके देश का पेट भरते थे। उस समय लागू किया था कि कोई एक व्यापारी, कोई एक व्यवसायी एक साथ इकट्ठा करके रखे और उस क्षेत्र में भूखमरी नहीं हो जाए। कार्बोलिक राइस की, पीआर राइस की किसी ने चर्चा की थी।
आदरणीय जैन साहब ने शायद कहा था कि जो है PR राइस खरीदा नहीं जा रहा है अपने यहाँ पर। मित्र, हमारे यहाँ जो राइस पैदा होता है, प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर ये है कि स्टेट गवर्नमेंट हमारे यहाँ इतनी क्वांटिटी, एस्टिमेटेड क्वांटिटी पैदा हुई है, इसका प्रोक्योरमेंट किया जाए, इसका एक रिक्वेस्ट लेटर भारत सरकार को भेजती है। आज तक राजस्थान की सरकार ने वो रिक्वेस्ट लेटर नहीं भेजा। अब ये प्रश्न अलग है। देखिए, शब्द जो कमीशन एजेंट का हिंदी रूपांतरण देश में हिंदी इंग्लिश में इतनी बेस्ट डिक्शनरी जो मानी जाती है वो फादर कॉमिक बुल्के की डिक्शनरी, अंग्रेज आदमी था और उसने जो डिक्शनरी लिखी वो हिंदी का सबसे बड़ा ज्ञाता है हिंदुस्तान में अगर कोई हुआ तो फादर कॉमिक बुल्के। आप लोग अपने बच्चों के लाइब्रेरी में देख लेना, उसमें मिल जाएगी। कोई भी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा करके कमीशन एजेंट की हिंदी देख लेना, क्या वो हिंदी का शब्द उसके लिए बिचौलिया बनाए। अगर उस बिचौलिया शब्द से आप सब लोग आहत हुए हैं या कोई भी यदि आहत हुआ है, कोई भी यदि उससे परेशान हुआ है, किसी व्यापारी व्यवसाय के जो है परिजन आहत हुए हैं, तो हमने आपको आड़तिया की जगह बिचौलिया कह दिया। मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय तोमर साहब ने, हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है। मैं तोमर साहब की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से आप सब लोगों से उसके लिए क्षमा मांगता हूं। वहीं इस मौके पर कृषि उपज मंडी समिति के पदाधिकारियों ने व्यापारियों की समस्या उठाई। व्यापारियों ने कहा कि नए कृषि कानून लागू होने की वजह से हम आपका पहले की भांति स्वागत नहीं कर सकते। इस मौके पर सबसे पहले व्यापारियों को अपनी बात रखने को कहा गया। संबोधन के दौरान सभी व्यापारी कृषि कानून की खामियां बताने लगे। इस पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं, सभी व्यापारी अपनी समस्या लिख कर दें ताकि समझने में आसानी रहेगी। वहीं व्यापारियों ने धान PR11 की सरकारी खरीद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा में धान समर्थन मूल्य पर 1888 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, लेकिन यहाँ 1550 से 1600 रुपए ही दाम चल रहे हैं। इससे किसानों और व्यापारियों दोनों को ही घाटा हो रहा है। MSP से कम कोई भी माल नहीं बिकेगा, MSP से ज्यादा बिकता बिके, कम नहीं बिकने देंगे। तीसरी हमारी ये समस्या है साहब, से जो खरीद कर रही है उसमें व्यापारियों की तरफ द्वारा खरीद की जाए और व्यापारी और मजदूरों को उसकी आठ और मजदूरों को उसकी मजदूरी मिल सके। और तीसरी हम ये चाहते हैं कि जो ऐप से खरीद धान की खरीद करे, जिससे पंजाब हरियाणा में माल ना जा सके। और बाकी सभी चीजें पहले बताई थी, बार बार पता नहीं करें। हमारा आपसे ये निवेदन है कि हमारी ये मांगे 1840 पर दे रहे हैं, वो 1925 पर दिलाई जा रही। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर अभी एक समस्या और पिछले दिनों में आई कि हमारे जो व्यापारी भाई फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का कार्य कर रहे हैं, कोरोना के कारण जो हमारे यहाँ अंगूठा लगा के मशीनों से बायोमेट्रिक निकाली जाती है, कोरोना के कारण यहाँ पर कर्फ्यू होने के कारण वो मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया और उसके कारण हमने जो उनको किसानों को हमने खाद दी, उनको हमने बायोमीटर उससे मशीन से निकालनी थी, वो एक ही किसान के द्वारा 200-400-500 बैग हमने निकाल दिए। हमने कोई कालाबाजारी नहीं की, लेकिन भारत सरकार से इस बात की यहाँ पर जांच आ गई कि अभी ये इन्होंने कालाबाजारी कर दी। आपके मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र का ये हमारा सौभाग्य रहा है कि जब भी हमारे यहाँ 1947 के बाद जो भी चुनाव MLA के हुए हैं और हमें जो भी चुनाव MLA हमें प्राप्त हुआ है, एक भी MLA के ऊपर, चाहे आपके साथ हमारे डॉक्टर राम प्रताप जी बैठे हैं, चाहे मनोज जी हैं या उनसे पहले कोई रहा हो, ईमानदारी के साथ इन्होंने काम किया है और इन्होंने हमेशा ईमानदार व्यक्ति को ही पसंद किया है। अपनी भाजपा सरकार से मान लो चाहे अपने से मान लो, मैं भी भाजपा का पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। ये जो अपने बार बार टीवी पे आके बिचौलिया शब्द जो बोल रहे हैं, इससे भारी पीड़ा होती है। जन्मजात हम जो व्यापारी है, आज जब से भाजपा बनी है, व्यापारी वर्ग ने भाजपा का जब 2 सीटा एक भी साथ दिया और 100 सीटा एक भी साथ दिया और 287 सीटा एक भी साथ दिया और 330 एक भी साथ में है और अभी भी साथ में है। तो मंत्री जी थोड़ी सी ये बात का थोड़ा ध्यान कर, क्योंकि सुषमा स्वराज ने 9-10 के अंदर जब कांग्रेस सरकार के अधिवेशन लाना चाहती थी
तो उस समय लोकसभा में उन्होंने बहुत सुंदर भाषण दिया था कि व्यापारी और किसान का रिश्ता क्या है, वो भी आपने शायद देख लिया होगा। हमारे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानगढ़ पधारने पर उनका स्वागत किया गया, जिसमें हमारी कृषि अध्यादेश के बारे में मांगे थी, उनको ने नकारते हुए कहा ये किसान हित में है और आपके हित में भी है। जो आप मांग कर रहे हो ये आपका सरकारी एमसी पे कमीशन मिलना चाहिए, वो हमारी ये गाइडलाइन में नहीं है। ये जो सीधी परचेज होगी तो उस पर कमीशन नहीं मिलेगा। और मंडियों को बचाने के लिए जो कांग्रेस सरकार है उससे आप रिक्वेस्ट करो कि मंडी कृषि ये समाप्त किया जाए और आपकी मंडियों में काम सुचारू रूप से चल सके। मंत्री राजस्थान सरकार माननीय डॉक्टर राम प्रताप का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत का अमूल्य समय हमारे मंडी को दिलाया और हमारी मंडी के व्यापारियों ने किसान एक्ट से संबंधित, कृषक सुधार बिल से संबंधित सभी मांगे प्रस्तुत की मंत्री महोदय के सामने। धन्यवाद। उन्होंने बताया कि जो एक्ट है ये व्यापारी और किसान हित में है। ऐतिहासिक बटनेर दुर्ग की मांग की थी, उसके मरम्मत के लिए। एक हमारे घगर नदी में पानी कम आ रहा है, उसकी मांग की कि टनल से जोड़ के घगर नदी में पानी आए ताकि लाखों टन धान का और गेहूं का उत्पादन बढ़े। तीसरी जो टाउन में स्कूल है 1935 में निर्मित अटल लैब के नाम से लैब की मांग की है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि माननीय निहाल चंद जी से बात करके और मांगों को जल्दी बनाएंगे। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गांव करनीसर में भाजपा की ओर से आयोजित किसान चौपाल कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस दौरान इलाके के किसान नेताओं की अगुवाई में किसान प्रतिनिधियों और किसानों ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का घेराव किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने करनीसर सहजीपुरा में किसान चौपाल में नए कृषि कानूनों के फायदे बताए। इस दौरान कई नेताओं ने मंत्री से चौपाल के बीच में बातचीत करनी चाहिए। इस मौके पर कई किसान नेताओं ने मंत्री से सवाल भी किए। इस देश के किसानों को एक नई दिशा दी है, वो सारी की सारी बातें करने के लिए आपके बीच में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत आए हैं। मैं मेरी तरफ से, जिले की तरफ से, आप सब की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बिल लेके आए। इस देश की आज़ादी के बाद जब 1955 में जब ये कृषि बिल बना था, उसके बाद से लेके आज तक कभी भी इस बिल में संशोधन नहीं हुआ। पहली बार 55-60 साल बाद इस बिल में संशोधन हुआ और आज इस बिल में संशोधन करने की क्यों जरूरत पड़ गई? वो इसलिए कि हमारे देश के किसान की किस तरीके से, किस हालात में जी रहा है। पंजाब भाग में 150 किलोमीटर हमारी राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर कहें, उसके हिस्से के लिए भी, उसकी मरम्मत के लिए भी 2100 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। इसके लिए भी मैं आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। और इसी के साथ साथ मैं आपके ध्यान में एक किसानों की जो समस्या है उसको ध्यान में लाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, 60 के दशक में यहाँ नहरें आई और 70 से 80 के दशक में किसान के खेत को नहर से पानी मिलने के लिए जो खाड़े होते हैं, उन पक्के खाड़ों का निर्माण हुआ था। लेकिन उस समय निर्माण सामग्री की भी गुणवत्ता सही नहीं थी और काश्तकार भी, हम नई नहर आए थे, हम इतना जानते नहीं थे, तो उनका लेवल वगैरह से सही नहीं था। तो इसमें मेरा आग्रह है कि जब हमारी नहरों का काम शुरू हो चुका है, मरम्मत का हो चुका है, तो इस काश्तकार के लिए आपके पास मान्यवर ये मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच भी है कि पानी को कैसे बचाया जाए और किसान को ज्यादा से ज्यादा पानी मिले। तो इसमें मेरा सभी किसान बंधुओं की तरफ से आपसे आग्रह है कि हमारे जो ये खाड़े वर्षों पुराने जो आज बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक वर्ष में, क्योंकि प्रथम चरण में बहुत बड़ा बजट चाहिए इन खाड़ों की मरम्मत के लिए, लेकिन फेज बाई फेज करके इन खाड़ों की मरम्मत के लिए आपसे सादर अनुरोध है, किसान के हित में अनुरोध है कि इनको भी, इनकी मरम्मत के लिए भी धनराशि आवंटित की जाए। लेकर के आज अपने बीच में माननीय मंत्री महोदय बुला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आपको एक सिफारिश की है
और वाकई में वो बहुत काम किए कि नहरें अगर पक्की हो जाती हैं, खाड़े कच्चे रहते हैं, खाड़ों में जो लॉसेज होते हैं वो 30% के करीब होते हैं। किसान को सबसे ज़्यादा बचत भी उसमें होती है। आप इन बिलों के बारे में तो बताएंगे। ये जो 3 बिल है, इसमें एक बिल मेरे सामने आया था जब मैं फूड मिनिस्टर था, माननीय मंत्री महोदय, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ये था कि आप अगले को पकड़ ले और उसके बाद में वो कानून वो खुद बताएगा कि मेरा कसूर नहीं है, तब उसको छोड़ो। ये गुजरात में खूब यूज हुआ था। मैंने तो किसी एक के खिलाफ ही नहीं किया था, मेरा कोई दुश्मन नहीं था। तो इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का एक सबसे बड़ा खतरनाक पहलू था और व्यापारी वर्ग की बहुत लंबे समय से इसके लिए मांग थी कि इसे पीछे छोड़ा जाए। तो ये शायद उस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को भी हटाया गया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। मैं आप सबको भारत की कृषि की वर्तमान अवस्था पर ले जाना चाहता हूं। आप सब लोग, कुछ लोग किसान का खेती का काम करते हैं, कुछ लोग खेती के साथ में जुड़ करके राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेते होंगे। हम राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हो सकते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब का अंतिम लक्ष्य जो है वो इस देश को सशक्त, समृद्ध और संपन्न भारत बनाना। इसमें कहीं 130 करोड़ भारतीयों के मन में कोई एक फीसदी भी फर्क नहीं है। और संपन्न, सशक्त, समृद्ध भारत यदि बनाना है तो मैं आज जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि उसका रास्ता किसान के घर में से होकर के जाता है। किसान जब तक भारत में समृद्ध और सशक्त नहीं होगा, देश कभी भी समृद्ध सशक्त नहीं हो सकता। हमारा नया भारत बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। मित्रों, इस देश के लिए जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वो लोग निश्चित रूप से इस बात का एहसास होगा, उन्हें अपने बुजुर्गों से सुना होगा। हमने भी इतिहास की किताबों में कहीं न कहीं पन्नों में पलटते हुए पढ़ा होगा कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। देश में दूध दही की नदियां बहती थी, देश का किसान समृद्ध था। दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में आज से 100 साल पहले और आजादी से पहले तक भी भारत का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन था। 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन अकेले भारत का था, क्योंकि भारत का किसान समृद्ध था तो भारत का सितारा पूरे विश्व में बुलंद था। अंग्रेजों की नीतियों के कारण से हमारे देश में यह परिस्थिति बनी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो 60 साल की उम्र के लोग होंगे उनको निश्चित रूप से याद होंगे वो दिन जब 1962 में, 60 के दशक में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश का आह्वान करते हुए कहा था कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को 1 सप्ताह में 1 दिन उपवास करना चाहिए ताकि इस देश के गरीब लोग भोजन कर सके। जो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग यहां बैठे हैं उनको निश्चित रूप से एहसास होगा कि इस देश में मैक्सिको से, अर्जेंटीना से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से भीख का कटोरा लेकर के इस देश के लोगों का पेट भरने के लिए गेहूं आयात किया जाता है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आप सब किसानों के चरणों में, आप सबके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं कि देश के किसान ने, देश के अन्नदाता ने अपने खून पसीने से एक को एक करके, अनथक परिश्रम करके, और साथ ही साथ मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों का कि उस बदहाली की परिस्थिति से उठा करके देश को, जो खाद्यान्न की कमी वाला देश था, फूड डेफिसिट नेशन था, उसको फूड सफिशिएंट नेशन बनाया, उसको खाद्यान्न की प्रचुरता वाला देश बना करके खड़ा किया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन देश का किसान वहां नहीं रुका, वहां से आगे बढ़ते हुए देश को फूड सरप्लस नेशन बनाने का काम देश के किसान ने किया। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि भारत का जो एग्रीकल्चर ट्रेड 4 लाख करोड़ रुपए का है, उस 4 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड बैलेंस, जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं थोड़ा बहुत, उनको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और नहीं तो मोटी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि 4 लाख करोड़ रुपए का हम निर्यात करते हैं भारत से, चाहे हम चावल निर्यात करते होंगे, चाहे हम तिलहन निर्यात करते होंगे, चाहे हम मछली निर्यात करते हैं,
हम मांस निर्यात करते हैं, हम पोल्ट्री प्रोडक्ट निर्यात करते हैं, हम फल और सब्जियां निर्यात करते हैं। 4 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत से हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का करते हैं। और जो भारत एक जमाने में, जैसा मैंने अभी कहा कि गेहूं का आयात करके अपने लोगों का पेट भरता था, उसका आयात केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए है। हम 1.5 लाख करोड़ रुपए देश का किसान 1.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करके देश के खजाने में जमा कराता है। मैं इसके लिए भी देश के किसान का अभिनंदन करना चाहता हूँ। घेराव से पहले किसानों की सभा हुई। किसानों को किसान नेता मनीष मक्कासर, किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़, विक्रम नैन, उमेश सिंह रजावत, अवतार सिंह बराड़ आदि ने कहा कि भाजपा के नेता इलाके में किसानों को गुमराह करने पर तुले हैं। किसानों के खिलाफ इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सभी किसान नेताओं ने एक सुर में कहा कि इलाके का किसान पढ़ा लिखा और शिक्षित है। किसान अब भाजपा के जुमलों से गुमराह होने वाले नहीं। सभा के बाद किसान चौपाल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे किसान नेताओं और किसान प्रतिनिधियों ने जब केंद्रीय मंत्री से सवाल जवाब करने शुरू किए तो केंद्रीय मंत्री सकपका गए और जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद समय अभाव का हवाला देकर किसानों के सवालों से बचने का प्रयास करने लगे। किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ व मनीष मक्कासर ने केंद्रीय मंत्री से जब एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वहीं किसान नेता सतवीर सिंह मोहनपुरा और रणजीत सिंह राजू ने भी सवाल पूछने चाहे तो केंद्रीय मंत्री तैश में आ गए और कहने लगे कि मैं यहाँ किसी का इंटरव्यू लेने नहीं आया हूँ। और इतना कहकर जब वहां से जाने लगे तो गुस्साए किसानों ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, काले कानून वापिस लो, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए केंद्रीय मंत्री का घेराव शुरू कर दिया। किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच काफी देर तक चली मशक्कत के बाद केंद्रीय मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें किसी तरह से किसानों के बीच से निकालकर गाड़ी में बैठाया। गौरतलब है कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के किसान नेताओं और किसान प्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में ही साफ यह घोषणा की हुई है कि केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री यदि इलाके में आएगा तो उनका घेराव कर विरोध किया जाएगा। आपने कहा मंत्री जी पहला सवाल आपने कहा कि हमने किसानों को आजादी दे दी, किसान अपना माल कहीं भी बेचे। टीटी साहब ने कहा मैं ग्वार वहाँ बेचूं, मैं मिर्ची वहाँ बेचूं। मैं पूछ रहा हूँ किसान पहले भी अपना माल कहीं भी बेच सकता था। सुनिए हम अपना माल पंजाब में जाके बेचते हैं, संगरिया के किसान हरियाणा में जाके बेचते हैं। किसान पहले भी अपना माल कहीं भी बेच सकता था। आपने सुनिए प्लीज आपने इसमें प्रावधान क्या किया है कि बाहर वाले किसान का जो माल बेचेगा टैक्स खत्म कर दिया। ये नया किया आपने। बेच पहले भी सकता था, व्यापारी नहीं बेच सकता था। सुनिए टैक्स खत्म कर दिया। टैक्स खत्म करने से बाहर अगर माल महंगा बिकेगा और मंडी में सस्ता बिकेगा तो मंडियां खत्म करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही खत्म हो जाएगी। बाहर सस्ता बिकेगा, अंदर महंगा बिकेगा। आप उल्टा बोल रहे हो। आप कैसे उल्टा बोल रहा हूँ? अगर टैक्स नहीं लगेगा महंगा खरीदेगा व्यापारी, व्यापारी महंगा खरीदेगा। तो अगर व्यापारी महंगा खरीदेगा तो मंडियां स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, करने की जरूरत नहीं है। स्वतः ही पहले इसका जवाब दे। एक ही बार में पूछ लो। एक बार नहीं सर, भैया मैं कोई तुम्हारा इंटरव्यू चलो ठीक है। हमारा प्रश्न एक है। दूसरा नहीं यार, दो प्रश्न जवाब देता हूँ। आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे। आप मंडियों के व्यापारी की वकालत कर रहे हो, किसान की वकालत। किसान मंडी समाप्त हो जाएगी उसका डर आपको क्यों लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि एमएसपी अगर हमें कहीं मिलेगा तो व्यापारी के गोदाम में नहीं मिलेगा। एमएसपी मिलेगा तो मंडी में मिलेगी। व्यापारी के गोदाम में। भैया एक मिनट सुन लो भाई साहब। हेलो कम कर बैठो। पंजाब के अलावा हेलो भाई साहब बैठ दो यार। की खरीद जो है मंडी में नहीं होती, व्यापारी नहीं करता है, हो सकता है नेफेड खरीदता है। हमारी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां खरीदती है। मेरे जो अभी 75,000 करोड़ की खरीद की मैंने बात की, उसमें से एक भी पैसा जो है खरीद मंडी में नहीं होती। नहीं सर, व्यापारी के भरोसे आप मंडियां खत्म क्यों करना चाह रहे हैं? अब बैठो ना, मैं तो मंडी बढ़ा रहे हैं। हमने तो कहा हमें तो मंडियों को कैसे बढ़ेगी? 2000 करोड़ कैसे बढ़ेगी? अगर खरीद बाहर होगी तो कैसे बढ़ेगी? वो भी बता दूंगा। अब आप जल्दी बोलो, मुझे आगे हमने सवाल रख दिया। मैंने जवाब दिया आपको
कि आप पहले अपने गिरेबान में जान देते हो कि आप किसान का मदद करना चाहते हो, व्यापारी का या मंडी किसान का ही तो कर रहे हैं सर, आप कर रहे हो, किसान की मदद पीछे हो जाओ, बैक हो जाओ। हनुमानगढ़ के सहजीपुरा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी किसान चौपाल में हिस्सा लेने के लिए आए थे। हम किसान संगठन GKS ग्रामीण किसान समिति उनसे संवाद करना चाहती थी 3 बिलों के बारे में। मंत्री जी ने कहा मुझे सुनिए, मैं आपकी बात सुनकर जाऊंगा, संवाद करूंगा। हमने धैर्यपूर्वक सुना, परंतु केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बिना संवाद किए किसानों से यहाँ से भाग गए, कोई जवाब नहीं देके गए, बिल्कुल झूठ पे झूठ बोल कर गए हैं, किसी बात का कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। मांग क्या लेके आए थे? हम 3 बिलों को वापस लेने की मांग लेकर आए थे। यहाँ हमने कहा था कि किसानों को समझाओ ये किसानों के हितकारी कैसे हैं। अगर हितकारी नहीं है तो किसानों का MSP की गारंटी का कानून लागू करवाओ और ये बिल वापस लो। गजेंद्र सिंह जी जो प्रभारी मंत्री उनके पास आए थे, किसानों ने अपनी जो MSP रेट के बारे में ये बात करने के लिए, और सारे किसान भैया उनके बातों संतुष्ट नहीं और कोई भी बात का जवाब नहीं दे पाए मंत्री महोदय, और सारी किसानों की बात सुनकर बीच में ही भाग खड़े हुए। हमने उनका विरोध किया। ये 3 MSP जो बिल लेके ये मोदी सरकार, इसका जो किसान है वो विरोध करेगा। गंगानगर और हनुमानगढ़ का किसान इकट्ठा होकर आज गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री जी से सवाल जवाब पूछने के लिए इकट्ठे हुए, तो सारे भाग खड़े हुए बीच। अरे और जिस तरीके से जिस लिए वो आए और जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी किसानों को गुमराह करने का एजेंडा चला रही है, जो कि उनके मूल एजेंडे के अंदर है, देश के नागरिकों को गुमराह करो और राज करो, उसी के तहत आज किसानों को गुमराह करने के प्रयास में हनुमानगढ़ के अंदर वो पधारे। यहाँ पर सभी इलाके के किसान साथियों ने पूरी एकजुटता के साथ में उनको यहाँ से गो बैक, मोदी जी गो बैक, मोदी जी आप सत्ता छोड़िए और गजेंद्र सिंह जी आप यहाँ से वापस जाइए, और जो ये तीनों काले कानून जो बनाए हैं किसानों के अहित करने के लिए, किसानी को ख़त्म करने के लिए, उनको वापस कराने की मांग यहाँ पुरजोर तरीके से यहाँ किसानों ने उनके सामने उठाई है। पर तो कुछ कांग्रेस के लोग जिनके पेट में दर्द हो रहा है उनको पूरा पता ही नहीं है, दुनिया में उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, और उसके बाद खाली विरोध करना जानना उसकी तय में नहीं गए। जिस प्रकार से काश्तकार को, किसान को स्वतंत्रता मिली है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज हमारे यहाँ काश्तकार पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है और कहीं पर अच्छा मुनाफा मिले तो अपना माल बेच सकता है, और मंडी का जो पहले लागत पड़ी थी सारी खत्म हो चुकी है, और इसी कारण से किसान अपने आप को बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। कृषि अध्यादेशों पर चल रहे आंदोलनों को शांत करने के लिए किसानों के बीच जाकर अध्यादेश की बारीकियां लाभ से अवगत कराने के उद्देश्य से हनुमानगढ़ पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार शाम टाउन स्थित फूड ग्रेन धर्मशाला में पत्रकार वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बदलाव हुए हैं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस कानून पर संसद ने मुहर जो है बेशक पिछले महीने में लगाई है, सितंबर के महीने, लेकिन ये देश में कानून ऑर्डिनेंस फरवरी में लागू हो गया। जब फरवरी में ऑर्डिनेंस लागू हुआ था, उस दिन जब कैबिनेट की मीटिंग में इसकी डिस्कशन हुआ था, कैबिनेट में ऑर्डिनेंस पारित करने के लिए, तो मेरे एनडीए के घटक दल की उस समय की सहयोगी और मंत्रिमंडल की सहयोगी आदरणीय हरसिमरत जी मेरे पास में ही बैठी थी। अगर उस दिन उनको ये किसान विरोधी नहीं लगा बिल, तो ये चेतना 6 महीने बाद में क्यों जागृत हुई?
उस दिन उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। उसके बाद में लगातार 6 महीने तक ऑर्डिनेंस के स्वरूप में आज के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद में भी वो बात कम से कम 3-4 बार जो है कृषि मंत्री को साथ ले जा करके लोगों से बातचीत की, वो खुद जा करके लोगों से समझा रही थी। अपनी राजनीतिक धरातल को सुदृढ़ करने, बनाने, बिगाड़ने के लिए, बिगड़ती हुई व्यवस्थाओं को वापस सुधारने के लिए इस तरह का राजनीतिक निर्णय लिया गया है और वो 6 महीने बाद में लिया गया है। ये अपने आप में स्पष्ट है कि किस दबाव के चलते उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। अगर उनको इस बात से कोई कष्ट था तो पहले दिन इस बात का निर्णय हो सकता था। क्या वो काला कानून उस दिन उन्होंने नहीं पढ़ा था? क्या उन्होंने उस दिन जो है उसके बारे में, जिसको आज वो काला बता रहे हैं, उस दिन उसके बारे में उन्होंने विचार नहीं किया था? 6 महीने तक क्यों करके वो बार बार जा करके उनको समझा रहे थे? ये अपनी राजनीतिक होती हुई राजनीति को, दिगमगाती हुई राजनीति को बचाने के लिए उन्होंने निर्णय किया। उनका निर्णय उनको मुबारक। ये प्रश्न खड़ा करना कि इसको, इस कानून में आपने इसके बारे में उल्लेख क्यों नहीं किया, जिस कानून का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है, उस कानून को में एमएसपी का उल्लेख कैसे कर किया जा सकता है? हमने मंडियों में जो व्यापार होता है वो व्यापार करने, मंडियों में बेचने के लिए जो किसान की मजबूरी है उसको समाप्त करने के लिए और जो कानून बनाया, उस कानून में एमएसपी बीच में कहाँ से आया? जो अनकनेक्टेड चीज़ें, इर्रिलेवेंट चीज़ें, उनको डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं? वो ये लोग कर रहे हैं जिनकी राजनीतिक जाजम जो है जनता ने समेट दी। ऐसे लोग जो है ऐसा प्रयास कर रहे हैं और वो लोग कभी सफल हो नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं किसी भी घटना को जिसमें किसी महिला के साथ में अपमान हुआ हो, किसका अत्याचार हुआ हो, किसी छोटी बच्ची के साथ में कोई दुराचार हुआ हो, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन मैं उस पर इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता कि केंद्र सरकार की एजेंसी उसके ऊपर जांच कर रही है, इसलिए मैं सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस तरह की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? जो लोग हाथरस में इतना हाहाकार मचा रहे हैं, उन लोगों को राजस्थान में अलवर में हुई घटना नहीं दिखाई दी, उनको बारां में नहीं दिखाई दी, उनको जो है लोहावट में, जोधपुर में 16 साल की बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ वो नहीं दिखाई दिया, उनको बाड़मेर में बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ वो नहीं दिखाई दिया। राजस्थान के में कितने जो है इस तरह के बलात्कार के मुकदमे दर्ज हुए वो दर्ज दिखाई नहीं दिए। पालघर में ये जो कैंडल मार्च करने वाले तथाकथित गांधीवादी जो अपने आप को कहते हैं स्यूडो गांधीवादी, वो लोग जो है कैंडल लेकर के वहाँ पालघर में जो 2 साधु जला दिए गए, जो वहाँ पीट करके मार दिए गए थे, आप सब ने वीडियो देखा होगा। तब उनके दिल पे कोई जो है दर्द क्यों नहीं पैदा हुआ? या करौली में दर्द क्यों नहीं पैदा हुआ? मित्र, ऐसा है कि ये जो सेलेक्टिव राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनको सिर्फ जो देखना चाहते हैं वही देखें, ये युग अब समाप्त हो गया। इसलिए वो अध्ययन चल रहा है, 3rd लेवल स्टडीज जो हैं वो चल रही हैं। और मुझे जहाँ तक जितना मेरी लिमिटेड नॉलेज है, मैं समझता हूँ इस साल के अंत तक दुनिया में कहीं ना कहीं वैक्सीन आएगी। और दुनिया में आएगी तो ये मान लीजिए उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहीं भी चाहे वैक्सीन बने, चाहे इंडिया में इन्वेंट होकर के चालू हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार अपना पूरा सहयोग ऐसे अनुसंधानकर्ताओं को दे रही है, सीरम इंडस्ट्रीज़ को दे रही है। लेकिन जहाँ कहीं भी बनेगी, सबसे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने की ताकत आज हमारे हिंदुस्तान के पास में है। हम पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करते हुए हम सब लोग देखेंगे। मैंने पंजाब की सरकार से आदरणीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में निहाल जी और सब लोग आए थे, तब उनको बात की थी। और जो उनको 2 साल का विंडो दिया हुआ है, जो उन्होंने एक्शन प्लान अपना 2019 में सबमिट किया था, उस एक्शन प्लान के अनुरूप हमने उनको डेडलाइन दे रखी है। इस बीच में हमने लुधियाना नगर पालिका के ऊपर पेनल्टीज़ भी लगाई हैं, जो एनजीटी ने पेनल्टी लगाई है। और हमने पंजाब की सरकार को मुख्यमंत्री जी से बात करके उनको स्पष्ट कहा है कि अगर उस डेडलाइन से बाद में अगर राजस्थान की जनता को फिर भी ये विषैला पानी पीने का मजबूर होना पड़ा, हम उनकी सारी इंडस्ट्रीज़ को बंद कराने के लिए कोर्ट में जाकर के उसका ऑर्डर इशू कराएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आदि को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इस मांग को लेकर सोमवार को कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। प्रदर्शन करने आई कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लंबे समय से स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, मगर अभी तक सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि करीब 25 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मगर अभी तक सरकार ने राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया। फिलहाल कार्यकर्ता और सहायिका को बहुत कम मानदेय मिल रहा है,
जिससे घर का गुजारा होना मुश्किल है। वहीं प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिल रही। हाँ जी, हम आज कलेक्टर ऑफिस में सभी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं इकट्ठी हुई हैं। इकट्ठे होने का कारण ये है कि हमने एसडीएम को सीएम जी के नाम का ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मांगे हैं कि हमें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए और जो संविदा कर्मियों की जो लिस्टें आ रही है, भी संविदा कर्मियों को पक्का किया जाएगा, उनमें हमारा नाम जोड़ा जाए। वैसे तो हमारा नाम आ रहा है, पर हम सरकार को ये मतलब दिखा रहे हैं कि हमारी एकता है और हमें पीछे ना छोड़ा जाए। 25-25 साल से महिलाएं इसमें काम कर रही हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिले। हम ना सरकार को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, फिर भी हमें सरकार हमें देख नहीं रही। जो हमें सहूलियत मिलनी चाहिए वो हमें दे नहीं पा रही। हमारे भी बच्चे हैं, उनसे हमारे 7,500 से गुजारा नहीं हो पा रहा है। आज कितने टाइम में महंगाई है, नरेगा वालों के भी हमसे ज़्यादा भी पैसे मिल रहे हैं, हमें कम दिया जा रहा है। 4 घंटे के बजाय कभी कहते सर्वे इधर भी करो, तो हम हर जगह जाते हैं। पंचायत वाले बुलाते हैं तो पंचायत के जाते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ जाते हैं, हर जगह हमें बुलाया जाता है, लेकिन हमें मानदेय उसकी जगह थोड़ा दिया जा रहा है। प्रोत्साहन राशि हमें तो कहीं भी नहीं मिल रही। जो भी काम कर रहे हैं 4 घंटे की बजाय कितना काम कर रहे हैं। हम भी, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो भी हमें भी स्थायी किया जाए। बहुत सालों से काम कर रहे हैं, 20-20, 25-25 साल हो गए। पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं के मुंह पका खुरपका रोग के निदान के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम आगाज सोमवार को किया गया। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय उप निदेशक डॉक्टर हरीश गुप्ता ने बताया कि यह अभियान 25 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान में कॉलेज के स्टूडेंट, पशु चिकित्सक और अधिकारियों की भागीदारी रहेगी। वहीं पशु चिकित्सालय विभाग के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। टीम द्वारा पशुओं के टीका लगाना जरूरी है। इस दौरान पशु के कान में टैग लगेगा, साथ ही पशु का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा वैक्सीन भी लगेगी। हमारा पशु मुंह खुरपका रोग के टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, NDCP कार्यक्रम, जो कि 12/10 से आज से स्टार्ट हुआ है और 25/11/2020 तक ये चलेगा अभियान, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के LSAs व डिप्लोमाधारी LSA और जो स्कूल के कॉलेज के इनके स्टूडेंट हैं LSA, वो सब मिलकर इस अभियान में कार्य करेंगे। हमारे अधिकारीगण इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। जो हॉस्पिटल के अधिकारी हैं वो इनके अपने सुपरवाइजर रहेंगे। उसके बाद इसकी टीम मॉनिटरिंग होगी, जो भी इनका कार्य किया जाएगा उसकी मॉनिटरिंग होगी। पशुपालक का एक का पशु का टीका लगाना जरूरी है, जिसमें पशु के टैग लगेगा कान में, 12 नंबर का टैग है डिजिट का, और उसको रजिस्ट्रेशन होगा पशु का, और साथ में पशु के FMD वैक्सीन लगेगी। छोटे बच्चे जो 4 से 5 महीने के बच्चे हैं, उनमें ये टीका जो है वो एक बार अब लगेगा, फिर 28 दिन बाद उनकी बूस्टर डोज लगेगी। तो ये सारा डेली का डेली अप डाउन करेंगे, अपलोड करेंगे, और ये सेंटर से संबंधित अपने केंद्र प्रवर्तित योजना है। छोटे पशु जो कि 4 से 5 महीने के हैं, उनके एक टीका तो अब और दूसरा टीका 28 दिन बाद लगेगा। यह रिपोर्ट रोजाना अपलोड की जाएगी। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि पशुओं में फैलने वाला यह रोग घातक है। इससे पशुओं के मुंह और पैरों में छाले हो जाते हैं। इससे पशु कमजोरी महसूस करता है, साथ ही पशुओं में दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। उन्होंने बताया कि 5 साल तक टीकाकरण अभियान चलेगा। यह अभियान 2030 तक चलेगा। इसमें मुंह में छाले हो जाते हैं पशु के, और पैरों में छाले हो जाते हैं, जिससे पशु की दूध की क्षमता खत्म हो जाती है, खाना पीना कम कर जाता है, पशु कई बार गैप गिर जाता है और दूध पे दोबारा कई बार नहीं आता है। तो ये बहुत भयंकर रोग है। इसका उन्मूलन करने के लिए 5 साल तक तो इसका टीकाकरण होगा ऐसे, फिर बाद में 10 साल टोटल इसका उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलेगा। 2030 तक चलेगा ये कार्यक्रम। हाँ, ये रोग जब आता है तो पूरे एरिया में पूरे पशुओं के रोग आ जाता है, जिससे पशुओं का दुग्ध उत्पादन खत्म होता है, जिससे पशुपालकों का आर्थिक नुकसान होता है और पशुओं को काफ़ी अपने इसमें तकलीफ होती है, चलने में, खाने पीने में। तो ये इस रोग में इसमें दिक्कतें। जंक्शन में कुंजा नहर पर अधूरे घाट निर्माण को लेकर श्री सार्वजनिक छठ पूजा महोत्सव प्रबंध समिति ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधूरे घाट निर्माण को पूरा कराने की मांग की है। केशवपाल मिथिला सेवा समिति अध्यक्ष बलदेव दास मुकेश गुप्ता के नेतृत्व में पूर्वांचल समुदाय के लोग एकत्रित होकर सर्किट हाउस पहुंचे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि अक्टूबर 2019 को जिला प्रशासन के साथ हुई वार्ता में लिखित समझौते में शेष रहे खुंजा नहर पर 900 फीट में घाट निर्माण का कहा गया था, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। इस संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कई बार पत्र देकर अवगत करवाया गया, मगर अधिकारियों ने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं किया। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि छठ पूजा महोत्सव में 1 माह शेष है।
ऐसे में निर्माण नहीं होने से पूर्वांचल वासियों को पूजा अर्चना में परेशानी होगी। सर्द ऋतु के शुरू होते ही जिला मुख्यालय पर डेंगू और मलेरिया के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। ऐसे में मच्छरों के कारण डेंगू रोग के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने में सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र प्रसाद ने ग्राम पंचायत 2 के अंचल में फॉगिंग और दवा का छिड़काव करवाना शुरू कर दिया है। उन्होंने ग्रामीणों से कोरोना के साथ साथ डेंगू जैसी बीमारी से भी सचेत रहने की बात कही। अभियान शुरू करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र प्रसाद, मकासर सरपंच बलदेव सिंह, 2 के अंचल सरपंच जीवनी देवी, 2 के अंचल ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार ने ग्रामीणों को अपने घरों के बाहर पानी न ठहरने देने, कूलर की नियमित सफाई रखने की सीख दी। इस मौके पर वार्ड पंचों सहित ग्रामीण और ओम मन्ना टाइगर्स फोर्स के जिलाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। ग्राम पंचायत 2 केंद्र में जो मौसमी बीमारियां हैं जैसे डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर के उसके लिए नालियों में दवाई का छिड़काव किया गया है और मास्क भी बांटे गए हैं। दूसरा है कि ग्राम पंचायत मक्कासर में भी हमने 3-4 दिन से लगातार सफाई कर्मचारी नगर पालिका से बुलाकर नालियों की सफाई का अभियान चल रहा है। जब वो नालियाँ या सड़कें सारी साफ़ हो जाएगी उसके बाद वहाँ भी सैनिटाइजर और दूसरी दवाई का छिड़काव करेंगे। अभी सफाई का अभियान ग्राम पंचायत मक्कासर में चल रहा है और आज 2 केंद्र का में शुरुआत की है। प्रदीप पाल और यहाँ के स्थानीय सरपंच 2 केंद्र के वार्ड पंचायत की तरफ से कि वो डेंगू की बीमारी है जो मौसमी बीमारी है उसको रोका जाए। मोक्ष कलश स्पेशल बस सुविधा बंद होने के बाद परिजनों के अस्थि कलश हरिद्वार ले जाने वाले यात्रियों को सरकार द्वारा रोडवेज की एक्सप्रेस बसों से निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाना भी शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इच्छुक व्यक्ति राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वेबसाइट www.rsrtcrajasthan.government.in व www.rsrtconline.rajasthan.government.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इस सुविधा के तहत पहले प्रबंधन ने परिवार के 2 जनों को मुफ्त सफर देने की व्यवस्था की, को सफर करने की छूट दी गई है। खास बात यह है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व आयकर दाता इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे। गौरतलब रही कि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण परिवहन साधनों का संचालन सुचारू नहीं होने पर मृत व्यक्ति की अस्थियों का यथा समय विसर्जन कराने के मकसद से सरकार ने यह सुविधा शुरू की थी। रजिस्ट्रेशन के लिए यह दस्तावेज जरूरी। मोक्ष कलश यात्रा के लिए टिकट बुक कराने के लिए मृतक के परिजनों को अलग-अलग 4 तरह की जानकारी पेश करनी होगी। राजस्थान रोडवेज ने मोक्ष कलश स्पेशल योजना एक चालू की हुई है, जिसके अंतर्गत जो भी मोक्ष कलश के साथ यात्री है जिसके घर में किसी का देहांत हो गया है या कोई, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक बार ई मित्र पे जाके करवा सकते हैं या रोडवेज की वेबसाइट rsrtconline.rajasthan.government.in में भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहाँ पे एक लिंक आएगा मोक्ष कलश के रिगार्डिंग और उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो को आपको अपने पास रखना है। उसके बाद हमारे यहाँ से एक कॉल आएगा आपके पास 1 दिन पहले कि भाई 1 या 2 दिन पहले कोई जैसे भी हमारे पास बस की सूची आएगी कि भाई कल या परसों बस जाएगी, उससे रिगार्डिंग हम आपको कॉल करेंगे। और इस जिस रजिस्ट्रेशन पे 2 आदमी जा सकते हैं और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा उस पे 2 आदमी आने जाने का फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान सरकार उठाएगी इसका। और इसमें ऐसा है कि 1 दिन पहले जैसे आपको बता दिया जाएगा कि भाई कल बस जाएगी, तो उसमें आपको उसके हिसाब से फिर आपको बस सीट नंबर वगैरह दे देंगे और उसके बाद आपको जाने का और आने का फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें। ये कब तक सुविधा रहेगी? ये अभी इसकी डेडलाइन तो नहीं है, लेकिन जब तक अभी सुविधा चल रही है तब तक चलती रहेगी। गांव चौड़किया के ग्रामीण खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाने की मांग को लेकर सोमवार को सरपंच प्रतिनिधि उमेश सिंह राजावत के नेतृत्व में एसडीएम व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गांव में पात्र लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए गए हैं, वहीं अपात्र लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, जो कि सरासर गलत है। ज्ञापन में मांग उठाई गई कि जिनके नाम कट गए उनके नाम पुनः खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े जाएं। सरपंच ने कलेक्टर से गांव में दोबारा सर्वे करवाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास 4 बीघा से ऊपर जमीन नहीं है उनको इस योजना का लाभ दिया जाए। सिंह राजावत, जोटकिया सरपंच प्रतिनिधि और मेरे साथ गांव के पूर्व सरपंच, वार्ड मेंबर साहब और गणमान्य व्यक्ति एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और
उनसे ये मांग करने आए हैं कि जो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गांव से जो बीपीएल परिवारों के नाम हटाए गए उनको पुनः सर्वे कराकर दोबारा जोड़ा जाए, और जिन परिवारों के साझे खाते की ज़मीन थी 4 बीघा से ऊपर, लेकिन वो बहुत ही सीमांत किसान है जिनकी 5 या 6 बीघा ज़मीन थी, लेकिन उन्होंने क्या विरासत इंतकाल नहीं चढ़ाया। अगर किसी व्यक्ति के दादा के नाम से 6 बीघा ज़मीन बोल रही है, उसके 5 या 4 पुत्र हैं, उनके पोत्र हैं, उन सब की गेहूँ काट दी गई है। और हम इसीलिए साहब से गुहार करने हैं कि दोबारा सर्वे कराकर उचित कार्रवाई कराकर उन परिवार का वारिसनामा लिया जाए, पूरा सर्वे कराया जाए, सरपंच से रिपोर्ट ली जाए, पड़ोसियों से, वार्ड मेंबर से रिपोर्ट ली जाए कि उस व्यक्ति के 4 बीघा ज़मीन से ऊपर आती है नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो फिर उसको इस खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ दिया जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।